श्रोताओं, डॉक्टर प्रेम प्रकाश पंत का आपको प्यार भरा नमस्कार। हम अपने YouTube चैनल पंत का पंच में हमेशा ही रोचक और अनोखे विषयों के साथ आपके सामने आते हैं। आज भी एक ऐसे ही रोचक और बड़े ही लोक कल्याणकारी विषय को लेकर हम आपसे रूबरू हुए हैं और वो विषय है लाइब्रेरी साइंस। एक ऐसा विषय जो हजारों साल से मानव के कल्याण और उसके मस्तिष्क के विकास के लिए अपना योगदान दे रहा है। आज की इस चर्चा में पुस्तकालयों के विराट स्वरूप के दर्शन तो आपको अवश्य ही होंगे, साथ में उन युवाओं को भी ये समझने का मौका मिलेगा कि अगर पुस्तकालय विज्ञान को एक कैरियर ऑप्शन के रूप में लिया जाए तो कितनी स्वर्णिम संभावनाएं हैं। दोस्तों, मानव सभ्यता की हजारों वर्ष की यात्रा है और उस यात्रा में उसने बहुत सारा ज्ञान और सूचनाएं अर्जित की, जिसे लिपिबद्ध कर उसने संग्रहित करना सीखा और बस यहीं से पुस्तकालय विज्ञान का विचार शुरू होता है। प्राचीन अलेक्जेंड्रिया, असीरिया, बेबीलोन, रोमन साम्राज्य के खंडहर आज भी इस बात की गवाही देते हैं। इसीलिए ये विषय अत्यंत प्राचीन माना गया है, लेकिन शिक्षण के रूप में, शिक्षा के रूप में ये विषय एक आधुनिक विषय के रूप में ही जाना जाता है। इससे पूर्व ये गुरु शिष्य परंपरा के रूप में आगे बढ़ा। इतना कल्याणकारी विषय होते हुए भी इसके बारे में लोगों की समझ बड़ी सीमित है। समूचे विश्व में पुस्तकालयों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे हिब्रू भाषा में सुफ्रिया, जापानी में तोशोकान, अंग्रेजी भाषा में बिब्लियोथेक, हिंदी में पुस्तकालय, लैटिन भाषा में लाइब्रेरी, उर्दू भाषा में कुतुबखाना, अरबियन भाषा में मक्तबा आदि आदि। कितने ही नाम, लेकिन काम एक ही, और वो ये कि सूचनाओं को संग्रहित करना और उनका विस्तार करना। और ये काम आज से नहीं, बल्कि मानव ने जब से सूचनाओं को संग्रहित करना सीखा और उसका उपयोग करना सीखा, तब से जारी है। समय के साथ साथ हर विषय में कई तकनीकी बदलाव आते रहते हैं और पुस्तकालय विज्ञान भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन किसी भी विषय की मूल अवधारणाएं कभी नहीं बदलती, वो हमेशा शाश्वत रहती हैं, एक जैसी और हर काल में एक जैसी ही रहती हैं। जैसे पुस्तकालय की 3 प्रमुख अवधारणाएं हैं, या ऐसा मान लें जैसे हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ही सारे देवी देवता अंशावतार हैं। लाइब्रेरी साइंस में अपनाई जाने वाली सभी तकनीकें कहीं ना कहीं इन 3 मूल अवधारणाओं के अंतर्गत ही आती हैं, जिनमें से पहला काम इंफॉर्मेशन का कंजर्वेशन करना है, सूचनाओं का संरक्षण, और ये काम पुस्तकालय हजारों वर्षों से करते चले आ रहे हैं। इसके अलावा इसका दूसरा प्रमुख काम प्रोसेसिंग का माना जाता है, सूचनाओं को उपयोग के लिए तैयार करना, जिसमें कई तकनीकी कार्य शामिल होते हैं। ये ऐसा ही है दोस्तों, जैसे केवल गेहूं उगा देने भर से रोटी नहीं मिलती, बल्कि उस रोटी का आटा बनाना होता है, गूंथना होता है और फिर उसे सेकना होता है, तब जाकर रोटी तैयार होती है। इसी तरह सूचनाएं उपयोग के लिए तैयार की जाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरती है, और जब वो यूज़र के लिए तैयार हो जाती है तो उस पूरे कार्य को लाइब्रेरी के अंदर उसके इन हाउस ऑपरेशन को प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसका तीसरा प्रमुख कार्य है, वो है सूचना का विस्तार करना, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचनाओं को ग्रहण करने के बाद उसे उस व्यक्ति तक पहुंचाना जो इस सूचना का जन कल्याणकारी उपयोग कर सके अपने कैरियर में या मानव समाज के हित में। तो दोस्तों, मूल अवधारणाएं इस विषय की यही है कि सूचनाओं को संग्रहित करना, उन्हें प्रोसेस्ड करना और उन्हें विस्तार देना या डिसेमिनेट करना। दोस्तों, हर विषय की अपनी एक संघर्ष यात्रा है और उस यात्रा में अनेक महापुरुषों
और उस विषय के जानकारों का योगदान रहता है। जैसे फिजिक्स के क्षेत्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन और आइजैक न्यूटन का नाम लिया जाता है, इसलिए नहीं कि वो महान वैज्ञानिक थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को संगठित किया। उसी प्रकार ग्रंथालय विज्ञान में मेलविल डिवी और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को पूरी दुनिया में अपने योगदानों के लिए याद किया जाता है। मेलविल डिवी ने अमेरिका में एक ऐसी अलग जगाई जिससे पूरे विश्व में लाइब्रेरी एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ी, और उस काम को डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने भारत में आगे बढ़ाया। इसीलिए मेलविल डिवी को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक माना जाता है। इन दोनों ही महान पुस्तकालय वैज्ञानिकों के बारे में चर्चा तो दोस्तों बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इतना जानना तो आपके लिए आवश्यक है कि इन दोनों ने इस विषय को एक जन क्रांति का रूप दिया। न केवल भारत या अमेरिका में, बल्कि पूरी दुनिया ने इनसे प्रेरणा ली। मेलविल डिवी ने अमेरिका में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की पहल कर पूरे विश्व को एक राह दिखाई। इसमें सरकारों से आग्रह था कि जैसे रोटी कपड़ा मकान के लिए धन आरक्षित किया जाता है, लाइब्रेरी सुविधाओं के लिए भी धन आवंटित किया जाना चाहिए। इसके अलावा इनका सबसे बड़ा योगदान इसे विषय के रूप में स्थापित करना था। इन्होंने ही अमेरिका में पहला लाइब्रेरी साइंस का स्कूल स्थापित किया, जहां से इसके शिक्षण की प्रथा भी प्रारंभ मानी जाती है। इस विषय को वैज्ञानिक आधार देने के लिए इन्होंने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जैसा दुरूह कार्य भी किया और लाइब्रेरी के कई कार्यों को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान भी किया। इसके अलावा उनका एक बहुत बड़ा योगदान ये माना जा सकता है कि उन्होंने अमेरिका में सभी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स को एक मंच प्रदान किया, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना के द्वारा। दोस्तों, ठीक ऐसा ही काम डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब ने भारत में भी किया। उन्होंने ILA की स्थापना भी की और भारत में पहला लाइब्रेरी साइंस का स्कूल भी स्थापित किया। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के लिए वो अनवरत संघर्ष करते रहे। इस विषय के कई तकनीकी विषयों जैसे क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, रेफरेंस सर्विस, डॉक्यूमेंटेशन जैसे कई महत्वपूर्ण पक्षों पर उन्होंने कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, आलेख लिखे और दुनिया भर में चर्चित भी हुए। दोस्तों, बारिश की हर बूंद जमीन पर गिरकर मोती नहीं बनती है, बस वही बूंदें मोती बन पाती हैं जो सीप के अंदर रह जाती हैं। मोती बनना बारिश का लक्षण नहीं, सीप का गुण है। इसी तरह पुस्तकालय भी सीप की तरह किसी सूचना और ज्ञान को अपने में समाहित करते हैं, जो आगे चलकर एक नायाब मोती में परिवर्तित हो जाते हैं। ये अनमोल मोती युगों युगों तक हजारों मानव मस्तिष्क को उर्वरा भी करते रहते हैं और आलोकित भी करते हैं। आइए आगे चलते हैं और इस स्वर्णिम विषय के हजारों अवसर जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन पर चर्चा करते हैं। पुस्तकालय स्वरूप और अपनी प्रकृति में एक जैसे नहीं होते। ये अलग अलग विषयों में अलग अलग जादुई असर पैदा करते हैं और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग सूचनाओं का संकलन भी करते हैं। इस रूप में एक कैरियर ऑप्शन के रूप में ये एक बहुत ही चैलेंजिंग विषय बन जाता है। यहाँ पर सूचना विज्ञान की बहुत सारी तकनीकों का उपयोग भी किया जाता है और मैनेजमेंट की तकनीकों का भी उपयोग इस विषय में काफ़ी किया जाता है। आइए इस बात को सिलसिलेवार समझने के लिए हम पूरे पुस्तकालयों को 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। अवसरों से भरे हम पहले क्षेत्र यानी शैक्षणिक पुस्तकालयों की ओर नज़र डालते हैं। यहाँ विद्यालय पुस्तकालयों में असीम अवसर एक पुस्तकालय विज्ञान के विद्यार्थी के लिए छुपे हुए हैं। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 15 लाख स्कूल हैं और 10 लाख से अधिक
राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के द्वारा चलाए जाते हैं। इस रूप में यहाँ पर असीम संभावनाओं के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। दोस्तों, विद्यालयों के ये पुस्तकालय दरअसल हमारे नौनिहालों की नींव है। यहीं से उनमें रीडिंग हैबिट और दृष्टिकोण का विकास होता है। स्कूल के पुस्तकालय अपने छात्रों में इन्हीं गुणों का विकास करते हैं, उन्हें कैरियर के अवसर चुनने में मदद करते हैं, उनके सर्वांगीण विकास में उनकी मदद की जाती है और एक ग्लोबल सिटीजन बनने में उन्हें बहुत सारी सूचनाओं का सहारा दिया जाता है। पुस्तकालयों में अवसर का दूसरा द्वार तब खुलता है जब ये बच्चे स्कूली पढ़ाई करने के बाद महाविद्यालयों में जाते हैं, अपने अपने कैरियर चुनते हैं और अपने अपने विषयों में अपना योगदान देने के लिए अध्ययन और रिसर्च करते हैं। तब महाविद्यालय के पुस्तकालय भी उनके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सामने आते हैं। भारत में एक अनुमान के अनुसार 42,000 से भी अधिक महाविद्यालय हैं, जहां पर अलग अलग विषयों की पढ़ाई की व्यवस्थाएं हैं और पुस्तकालयों के बिना इन महाविद्यालयों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान का दिल पुस्तकालय ही होते हैं। उसके बिना यहाँ न अध्ययन की गतिविधि चल सकती है, न अध्यापन की। इस रूप में ये छात्रों और शिक्षकों का ज्ञानवर्धन भी करते हैं। किसी भी देश के विश्वविद्यालय उस देश की शिक्षण और शिक्षा की व्यवस्था के शीर्ष स्तर पर होते हैं। वहाँ पर ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान के कई कार्य किए जाते हैं। भारत में लगभग 2700 से भी अधिक विश्वविद्यालय वजूद में हैं और यहाँ रिसर्च और अध्यापन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशालकाय पुस्तकालय बनाए जाते हैं। कई विश्वविद्यालयों में तो लगभग 100 लोग जो पुस्तकालय विद्यार्थी ही होते हैं, उनका उपयोग इन सेवाओं को देने के लिए किया जाता है। इस रूप में यहाँ लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थियों के लिए अनेक संभावनाओं के दरवाजे खुले रहते हैं। विश्वविद्यालयों में तो लाइब्रेरियन का पद विशेष महत्व का होता है। कुलपति के बाद इस पद को सबसे अधिक महत्व वाला माना जाता है, क्योंकि विश्वविद्यालय की सभी नीतियों में, सभी निर्णयों में पुस्तकालयाध्यक्ष की सहमति और उसका विचार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शैक्षणिक पुस्तकालयों की तरह सार्वजनिक पुस्तकालयों का भी एक विस्तृत क्षेत्र है। यहाँ पर भी बहुत से रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 54,800 से भी अधिक पब्लिक लाइब्रेरीज हैं। किसी भी देश का एक राष्ट्रीय पुस्तकालय होता है जो पुस्तकालय व्यवस्था के शीर्ष पर होता है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में स्थित है और इतना विशालकाय कि सैकड़ों रिसर्चर्स यहाँ पर आकर रुकते हैं और अपने अनुसंधान करते हैं। कई नायाब जानकारियाँ जो दुर्लभ हैं, इस पुस्तकालय के संग्रह में आज भी पढ़ी और देखी जा सकती हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों का जो संरचना है वो राष्ट्रीय पुस्तकालय से लेकर राज्य पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय और यहाँ तक कि पंचायत और गांवों तक छोटे छोटे सूचना केंद्र और पुस्तकालय बनाने तक की है। अगर इस तरह की संरचना निर्मित की जाए तो ये संभावनाएं लाखों में पहुंच सकती है। दोस्तों, एक विद्वान ने कहा है कि पुस्तकालय के एक ओर अराजकता और दुर्दशा होती है और दूसरी ओर समरसता और संपन्नता। इसका अर्थ ये हुआ कि जहाँ पुस्तकालय होते हैं वो समाज समरसता और संपन्नता से परिपूर्ण होता है और पुस्तकालयों का ना होना दुर्भिक्ष, दुर्दशा और अराजकता की निशानी है। इस रूप में सार्वजनिक पुस्तकालयों का विशेष महत्व है, जिसको अगर सरकारें समझें और जनमानस उसको अपने गले लगाए तो एक चेतना युक्त समाज की स्थापना की जा सकती है। कई विकसित देशों ने ये सफल प्रयोग कर अपने देश को संपन्न और चेतना युक्त बनाया है। दोस्तों, पुस्तकालयों की विभिन्न श्रेणियां होती हैं और उसके तीसरे भाग में हम आपको एक और संभावनाओं से परिपूर्ण क्षेत्र की ओर ले जाना चाहते हैं
और वो क्षेत्र है स्पेशल लाइब्रेरीज का। जैसा कि ये नाम से ही परिलक्षित है कि या तो उसके पाठक स्पेशल होते हैं या उसमें रखे जाने वाली सामग्री स्पेशल होती है। इस तरह से ये एक बड़ा क्षेत्र बन जाता है। दुनिया भर में रिसर्च के लिए कई अनुसंधान केंद्र खोले गए हैं और भारत में भी राष्ट्रीय स्तर के सैकड़ों अनुसंधान केंद्र वजूद में हैं। DRDO, इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स जैसे कई अनुसंधान केंद्रों के नाम आपने सुने होंगे, जो भारत की ज्ञान परंपरा के ध्वजवाहक और गौरव हैं। आपको अनुमान देने के लिए कि भारत के अनुसंधान केंद्र कितनी विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, मैं कुछ विषयों का उल्लेख करता हूँ, जैसे भैंस अनुसंधान केंद्र, तंबाकू अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र, मत्स्य अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र, चमड़ा अनुसंधान केंद्र, पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, फूड प्रोसेसिंग अनुसंधान केंद्र वगैरह वगैरह। इन रिसर्च सेंटर्स में अनेक वैज्ञानिक मिलकर एक खास विषय पर अनुसंधान करते हैं ताकि उस क्षेत्र में भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़े। उन सभी वैज्ञानिकों को अलग अलग तरह की उस क्षेत्र की सूचनाएं देने के लिए विश्वव्यापी तंत्र बनाए गए हैं और ये तंत्रों का संचालन पुस्तकालय विज्ञान के विद्यार्थी ही करते हैं। यहाँ लाइब्रेरी साइंस के लोगों की भी एक टीम होती है। पुस्तकालय विज्ञान के छात्रों का इतना सम्मान कि यहाँ के लाइब्रेरियन को लाइब्रेरियन न कहते हुए इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट कहा जाता है। वास्तव में वो रिसर्चर के साथ उसी तरह काम करते हैं जैसे एक साइंटिस्ट काम करता है। दोस्तों, एडमंड हिलेरी ने जब एवरेस्ट पे फतह की तो उनके साथ तेनजिंग नोरके थे, जो चाहते तो उनसे पहले एवरेस्ट पर कदम रख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने दल के कैप्टन एडमंड हिलेरी का सम्मान करते हुए उन्हें पहला कदम रखने के लिए कहा। ठीक उसी तरह पुस्तकालय विज्ञान के व्यक्ति जो अनुसंधान केंद्रों में तरह तरह की सूचनाएं वैज्ञानिकों को देते हैं, जिससे वैज्ञानिकों का गौरव बढ़ता है, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। लेकिन लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स का योगदान तेनजिंग नोरके की तरह नेपथ्य में ही रह जाता है, जबकि उनका कार्य भी सम्मान और पुरस्कार के योग्य होता है। दोस्तों, देश में 23 IITs, 19 IIM और 31 NITs हैं, जहां पर इस देश के सुपर ब्रेन तैयार किए जाते हैं और उनके शिक्षण के लिए यहाँ पर बहुत ही एडवांस लाइब्रेरी सिस्टम्स बनाए गए हैं, जो यहाँ की शैक्षणिक गतिविधियों को विश्व स्तर का बनाते हैं और हमारे देश के सुपर ब्रेन्स तैयार करते हैं। हमारे देश में 200 से अधिक आकाशवाणी केंद्र और 900 से भी अधिक टेलीविज़न के चैनल हैं, जहां पर सूचनाओं का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है और लाइब्रेरियंस इसी काम को अंजाम देते हैं। भारत की न्यायिक व्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र सुप्रीम कोर्ट माना जाता है और इसके अलावा 25 हाई कोर्ट्स इस देश में न्याय की व्यवस्था का संचालन करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन कोर्ट्स की लाइब्रेरी में लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हजारों सूचनाओं का संकलन करते हैं और भारत की न्याय व्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। दोस्तों, भारत की संसदीय व्यवस्था में भी पुस्तकालयों का एक अमूल्य योगदान है। संसद के पुस्तकालय और विधानसभा के पुस्तकालय संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही के केंद्र बिंदु होते हैं। यहीं पर सांसदों को विधानसभा और संसद के प्रोटोकॉल सिखाए जाते हैं और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जितनी भी संसदीय प्रणाली में गतिविधियां हुई हैं, उनका संग्रह करते हैं। इस तरह से हमारी राजनीतिक व्यवस्था में भी इनका एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थियों के लिए इन पुस्तकालयों में भी सुनहरे अवसर होते हैं। दोस्तों, पुस्तकालय काले गोरे, रंग, मजहब इस किसी का भेद नहीं करते, अच्छे बुरे का भी भेद नहीं करते। तभी तो जेल में भी लाइब्रेरी होती है। क्या पता अपराधियों का मानस
किताबों को पढ़ने से बदल जाए और वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएं। इस उद्देश्य से जेल पुस्तकालय बनाए जाते हैं। अवसरों की इस चर्चा के बाद आपको ये बात तो निश्चित रूप से समझ में आ गई होगी कि पुस्तकालयों की दुनिया बहुरंगी है और बहुआयामी है। इस क्षेत्र में एक सुनहरा अवसर कोई भी युवा गढ़ सकता है। इसके लिए भारत के सभी विश्वविद्यालयों में बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, पीएचडी, डीलिट स्तर की पढ़ाई की जाती है और सुनहरे अवसरों को गढ़ने का मौका दिया जाता है। इसके अलावा ओपन यूनिवर्सिटीज से भी पुस्तकालय विज्ञान के कोर्सेज किए जा सकते हैं। इंटरनेट, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आ जाने से इस क्षेत्र में भी चार चांद लगे हैं। आज रिसोर्सेस और सर्विसेज के क्षेत्र में लाइब्रेरीज कई सॉफ्टवेयर्स बना रही हैं और उनका इस्तेमाल कर रही हैं। आज सूचना को संग्रह करने में, उसे प्रोसेस करने में और उसे डिसेमिनेट करने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक मित्र साबित होती है, शत्रु नहीं, क्योंकि ये तकनीकें एक समय में बड़े दुरूह और कठिन समझे जाने वाले पुस्तकालय कामों को आसान बना देती हैं। युवाओं को थोड़े से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की जानकारी, मैनेजमेंट के कुछ तत्वों की जानकारी, भाषा का कुछ ज्ञान और विषयों के प्रति उनका अनुराग हो तो लाइब्रेरी साइंस नाम का ये विषय उनके लिए बाहें पसारे उनका स्वागत कर रहा है। आइए हम उन युवाओं से आह्वान करते हैं कि इस क्षेत्र में आकर एक सुनहरे भविष्य को गढ़ें और समाज के प्रति अपना योगदान दें। ज्ञान और सूचना से परिपूर्ण वातावरण में काम करना बहुत ही आनंददायक है, क्योंकि पुस्तकालयों में हमेशा रौनक बनी रहती है। नए नए पुस्तकों की और नए नए पाठकों की, जिनके जीवन को आप मार्गदर्शन देते हैं और उनके जीवन में एक परिवर्तन लाते हैं। ये जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए एक बहुत अच्छे विषय के रूप में कैरियर ऑप्शन हो सकता है। श्रोताओं, मेरा इस विषय से एक भावनात्मक संबंध भी रहा है, क्योंकि एक दशक से अधिक विश्वविद्यालय के स्तर पर शिक्षण का कार्य इसी विषय से किया है। सो कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। जैसा कि मिर्ज़ा गालिब कहा करते थे, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। बहुत सी बातें हैं जो आपसे साझा करनी है और हम आगे के अपने वीडियोज़ में पुस्तकालयों को लेकर बहुत सी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस चर्चा का मकसद ये था कि समाज में पुस्तकालयों के प्रति एक नज़रिया पैदा करना और उन युवाओं को आह्वान करना जो बैचलर डिग्री के बाद इस फील्ड में अपना कैरियर संवारना चाहते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो समाज को देता ही देता है, समाज से लेता कुछ नहीं है। जैसे नदी कभी अपना जल नहीं पीती, वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, पुस्तकालय विज्ञान भी इसी समर्पण का विषय है। इसीलिए समाज को भी चाहिए कि पुस्तकालयों के प्रति अपने नज़रिए को बदलें, उन्हें सम्मान दें, उन्हें प्रतिष्ठा दें और सरकारें भी उनके प्रति एक सकारात्मक नज़रिया अपनाएं। इस देश में ज्ञान विज्ञान के प्रसार और चेतना युक्त समाज के निर्माण में ये एक अचूक रामबाण की तरह है। पुस्तकालयों का संवर्धन किसी भी समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमने अपना प्रयास आपके सम्मुख रख दिया है और ऐसी आशा है कि आप अपना आशीर्वाद हम तक ज़रूर पहुंचाएंगे और इस वीडियो को जितना साझा करेंगे, ये इस विषय के विस्तार के लिए और समझ को विकसित करने के लिए हमारे लिए आपके आशीर्वाद से कम न होगा। श्रोताओं, आपसे अगली मुलाकात किसी और मौजू पर, किसी और मंजर पर। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।